बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। हस्ब रवायत प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब। उनके साथ हमारे साथ एक और गेस्ट भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीमुल हक साहब, और अगर उनके प्रोफाइल की बात की जाए, पोर्टफोलियो की बात की जाए, तो आप फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी हैं, साथ ही साथ आप एक्स वाइस चांसलर ऑफ पाइट भी हैं, IMF में भी काफी अर्से तक अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते रहे। और ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में भी हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज हमेशा कुछ शफकत साहब की जानिब बढ़ के पहला सवाल यही होता है कि आज पाकिस्तान के मुआशी एतबार में, मुआशी वक्त में आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? शफकत साहब, क्या तब्दीलियां पिछले एक हफ्ते में हुई हैं पाकिस्तान के? अगर ग्राफ को देखा जाए तो क्या अच्छी तब्दीलियां जो है वो रुनमा हुई? ये कहना तो अभी कबल वक्त है कि अच्छी हैं या बुरी हैं। सिर्फ बात ये करता जाऊं कि पॉलिसियाँ साल हर साल से बनती रही हैं और अरबों रुपए के जो मंसूबे हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस किए गए, वो पैसे खर्च भी होते रहे। सड़कें बनती भी रहीं, टूटती भी रहीं, हवा में उड़ भी गईं। इसी तरीके से स्कूल हैं तो इमारतें नहीं हैं, अस्पताल हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं। तो यही हाल हमारा इस वक्त हमारी मईशत का है। आप देखेंगे तो चंद शहरों में और उसके कुछ इलाकों में आपको बल खाती सड़कें नज़र आती हैं, रात को कम के जलते नज़र आते हैं, लेकिन वहीं उसी शहर में और उसी मुल्क में हज़ारों बच्चे आबादी में वो पढ़े लिखे शामिल हो रहे हैं जिनको रोज़गार की तलाश है और वो रोज़गार उनको कहीं नज़र नहीं आता। इसी पर आज हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए पहला सवाल जो है वो चाहूंगा शफकत साहब आपसे ही करूं। सर, इकोनॉमी ग्रोथ के हवाले से सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में। सबसे पहले अगर स्टार्ट की जाए तो इकोनॉमी ग्रोथ के हवाले से हमारे पास अहम खबरें क्या समझ आती हैं, और इस मामले में क्या अहम जो मौजू जो है वो समझते हैं कि वो ज़ेर गौर है? जी, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इस वक्त बड़े बड़े प्राइड के साथ कहा जा रहा है कि हमारी जो GDP है, यानी टोटल मुल्की पैदावार है, वो 4.5 के हिसाब से साल के एंड में उसमें इजाफा होगा। गो कि इन्होंने अपना ऐलान ये किया था कि ये 5.5 तक होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अभी जो रिपोर्ट जारी किया है उनके मुताबिक 2018 में भी 5.5% तक इजाफा होगा। इसके साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारा जो आबादी का प्रोफाइल है, यानी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक हमारी कसीर तादाद आबादी की वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। क्या ये आबादी के ये जो अफराद हैं ये बर्डन है या ये एसेट्स हैं? और मज़ीद ये कि इनको जॉब देने के लिए जो 1 से 2 लाख आदमी ग्रेजुएट्स शामिल हो रहे हैं, उनके लिए ग्रोथ एटलीस्ट 8% हमें चाहिए। तो 8% तो वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो ईवान के दरीचों में नहीं, राहदारियों में नहीं, ईवान के इक़्तिदार के ईवानों में बैठे रहे। हम आज उनसे ये पूछते हैं कि जनाब नदीम साहब हमें बताएं कि ये पॉलिसियाँ बनती हैं तो ये आखिर क्यों नहीं हमें नज़र आती वो खुशहाली जो कि उन पेपरों में तो बताई जाती है, तो वो हमें ऑन ग्राउंड क्यों, ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ क्यों है? जी नदीम साहब। शफकत साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इस मयार की नहीं है कि हम नौजवान जो तबका आ रहा है उसको एम्प्लॉय कर सकें। पर जो आपने बात कही है कि हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ बहुत बनती हैं, ये भी कुछ थोड़ा सा बात सही नहीं है। हमारे मुल्क में पॉलिसियाँ कभी बनती हैं और कभी नहीं भी बनती, कभी हम काम चला भी देते हैं। जब मैं प्लानिंग कमीशन में था, हमने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई थी, उसका नाम था फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ पार्लियामेंट से भी पास हुआ, कैबिनेट से, NEC सब जगह से निकल गया, पर वो किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं, ना उस पर अमल दरामद किया गया। उसके अंदर यही हिसाब लगाया गया था कि कम से कम हमारी 8% ग्रोथ सस्टेन्ड, यानी कि अगले 20-25 साल 8% ग्रोथ होनी पड़ेगी। अगर हमने जो यूथ बल जा रहा है, जो कि नौजवान आ रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 मिलियन हर साल लेबर फोर्स में आ रहे हैं, यानी कि 18 साल के हो जाते हैं, लेबर फोर्स में आ जाते हैं। उन बच्चों को अगर आपने एम्प्लॉय करना है तो आपको 8%, एक साल नहीं, 20 साल कम से कम इकट्ठा ग्रो करना है मुसलसल। उसके लिए क्या पॉलिसी चाहिए, उसकी भी हमने बड़ी दरियाफ्त की थी, बड़ी बातें की थी वगैरह वगैरह। शफकत साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी काफ़ी हम इन्वेस्ट करते हैं, सड़कें बनाते हैं, ये वो, पर हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। हमने जो उस वक्त हिसाब लगा था, बड़ी मोटी मोटी आपको बात बताऊँ, हमने ये कहा था कि हमारे मुल्क में
हार्डवेयर का प्रॉब्लम, हार्डवेयर आप सब समझते हैं कंप्यूटरों के हवाले से, हार्डवेयर मतलब कि हमने बहुत बिल्डिंगें, बहुत रोड्स, बहुत चीज़ें बना दी हैं। हमारा हार्डवेयर का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना हमारा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर का मतलब है यानी कि मैनेजमेंट, हम कैसे अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं। बिजली का निज़ाम जो आप देख रहे हैं, हमारा ज़्यादा बिजली का निज़ाम सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, मैनेज नहीं कर सकते। कम निज़ाम का प्रॉब्लम है कि हमारे पास बिजली नहीं है, या मानता हूँ वो भी ज़रूरत होती है, हमेशा बढ़ाना होती है, बट हम अगर जो बिजली ज़ाया कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो करप्शन में ज़ाया हो रही है, वो निज़ाम। नंबर 2, आपने बात की तालीम के इदारों की। हमारे पास 175 यूनिवर्सिटीज़ हैं। 175 यूनिवर्सिटीज़ में मैं खुद हैरान हो गया था, जब कमिश्नर था, इस पे रो के बात की कि हमारे पास उन यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर कोई नहीं है। बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स हैं, बड़ी माशाल्लाह, पंजाब यूनिवर्सिटी चल जाए, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चल जाए, नस चले, क्या आलीशान बिल्डिंग है। हमारी बिल्डिंगें दुनिया में सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है, बट हमारे पास प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। आप जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, वो उस नौइयत की नहीं है कि दुनिया में वो कम्पीट कर सके, ठीक है। इसके बाद आगे आप चले आपके पास माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास कोई 50-60 स्टेडियम है पूरे मुल्क में, बड़े शहरों में स्टेडियम्स हैं, वो खाली के खाली पड़े रहते हैं, कोई गेम नहीं होती, कोई स्पोर्टिंग इंडस्ट्री नहीं है। इसी तरह मैं आगे चला जाऊँ, आपके पास बहुत सारे, इस्लामाबाद लोन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 6-7 ऑडिटोरियम पड़े, कॉन्फ्रेंस कोई होती नहीं, जो कॉन्फ्रेंस होती है मैरियट में होती है। तो अगर आपने अपने असासों को इस्तेमाल ही नहीं करना तो बेहतर है पैनामा ही भेज दें, ठीक है ना। तो मसला सबसे बड़ा हमारे मुल्क का मैनेजमेंट का इशू है। सर, इस पे गौर करें, ये ना सोचें कि हमें और अच्छा। दूसरी फाइनल चीज़ जो मैं कह दूं, हमारी पॉलिसी ये बन चुकी है, हमारी जो पॉलिसी, शफकत साहब, एक ही पॉलिसी है कि हमने दुनिया से भीख मांगनी है, हमने एड लेनी है, हमने चीन के पास भागना है, हमने पूरी दुनिया में भागना है पैसे मांगने के लिए। ये पॉलिसी 1960 में थी। 1960 में अयूब खान के ज़माने में थी, जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, जब पाकिस्तान बिल्कुल एक कमज़ोर मुल्क था। अयूब खान ने भीख मांगनी शुरू की। हम अभी तक वही काम कर रहे हैं। बाकी दुनिया इससे हट गई, बाकी दुनिया कहती है हम अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर बनाएं, अपना इंटरनल रिफॉर्म करें। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं कशकोल लेके कि हमें और पैसे दो, फिर हम पैसे लेते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती हम उसके साथ क्या करें। चलिए, अच्छा, ये आपकी बात समझ आ गई कि जैसे मैं ये समझता हूँ कि एक इमारत तो हमने खूबसूरत बना ली, लेकिन उस इमारत का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ चीज़, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उस तरीके से उस इमारत की खूबसूरती नज़र आती है। बाहर से तो अच्छी नज़र आ सकती है, लेकिन इमारत का क्या वो अच्छी है या नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं, ये उन मकीनों को पता लगता है जो उस मकान के अंदर रह रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर वही चीज़ है कि जो आपको वो कंफर्ट्स देता है। ये सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ की इसकी वजह क्या है कि वो आपने बताया कि मैनेजमेंट की आपने तरफ इशारा किया हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस मैनेजमेंट में हम, एक तो बात ये सर मुझे बताइएगा कि मैनेजमेंट में हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपने एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाया जो कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है। ये बताइएगा कि उस फ्रेमवर्क पॉलिसी बनती है तो ये जो बंदे इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, क्या उनमें कैपेसिटी है कि वो उसको समझ सके, या नीयतों में फतूर है कि वो समझना चाहते ही नहीं है। देखिए शफकत साहब, आपने जो बात की, बड़ी अच्छी बात की कि मैनेजमेंट क्या होता है और ये हम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते। देखिए, इसको ज़रा मैं पीछे ज़रा हट के देखूँ अगर, तो मसला ये है कि हमारे मुल्क में, ये आप में, मेरे में, हम सब में, इन लोगों सब में, हमारे कल्चर में एक चीज़ है, वो ये है कि हम नॉलेज को रिस्पेक्ट ही नहीं करते, हम प्रोफेशनलिज्म को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और ये रोज़ शाम को आप लोग खुद टीवी पे वाज़े कर देते हैं। अब तजियाकार कह देते एक बंदे को जिसको उस मुल्क, उस सब्जेक्ट का कुछ नहीं पता। सही है जी, ठीक है ना जी। तो आपने खुद एक निज़ाम बना दिया जहां हमें नॉलेज और कल्चर का, हमारा कल्चर ही है नॉलेज के बगैर, हम चाहते ही नहीं नॉलेज। टोपी ड्रामा है, किसी को टोपी बना दो, इसको शाम को इकोनॉमिस्ट बना दो, कल टोपी बना दो मिलिट्री एनालिस्ट बना दो, परसों टोपी बना के उसको सिक्योरिटी एनालिस्ट बना दो। तो जब ये निज़ाम है तो ये निज़ाम सिर्फ टीवी पे नहीं है, ये निज़ाम पूरे सरकार में भी है, ये निज़ाम पूरी यूनिवर्सिटीज़ में भी है। सर ये बताइएगा कि ये हम चेहरों से टोपी हटा कैसे सकते हैं सर जी, कि हमें असल चेहरा नजर आ जाए। वो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले एक नॉलेज को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा
اور نالج کو رسپیکٹ دینے کے لیے آپ کو یونیورسٹی میں پروفیسر اپوائنٹ کرنے پڑیں گے. آپ کو یونیورسٹیوں سے کام شروع کرنا پڑے گا کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں جو اچھا کام کرنے والا آدمی ہے وہ آپ کا چپراسی نہیں ہے, وہ کسی کا محتاط نہیں ہے, وہ ایک ماشاءاللہ سیلف رسپیکٹنگ, جیسے میرے استاد 10 نوبل پرائز ونرز تھے ماشاءاللہ, وہ کسی پریزیڈنٹ کی بات نہیں سنتے تھے, وہ کسی حکمران کی بات نہیں سنتے تھے, وہ اپنا کام کرتے تھے, بس مست تھے اپنے کام میں. ٹھیک رضی الحق صاحب کی گفتگو بھی جاتی, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. خواتین و حضرات, گورنمنٹ پالیسیز پر عوام کیا رائے رکھتے ہیں, عوام ان کو کس طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں, یا جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں ان کے ڈائریکٹ اثرات جو کہ عوام پر ہی منتقل ہوتے ہیں, لیکن عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کچھ واکس پاکس جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, عوام کی رائے ہم آپ تک بھی پہنچانا چاہیں گے, آئیے پہلے دیکھتے ہیں. پالیسیز جو ہوتی ہیں عوام کی, وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتی کہ اپنے پیسہ بنانا ہے, بینک بیلنس بنانا ہے, IMF سے ڈکٹیشن لینی ہے آپ نے. پالیسی عوام کی فلاح کے لیے ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی عوام کے لیے کام کرنے چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے. وہ کرپشن کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, عوام کے لیے کرپشن تھوڑی کوئی کرتا ہے. یہ نسل در نسل جو حکومت چلی آ رہی ہے, جو بالکل پیٹ جو وہ سیاستدان ہیں وہ والے جو ہے نا ہماری پالیسیز کو یا ہمارے ملک کے نظام کو بہت زیادہ درم برہم کر رہے ہیں. حکومتی پالیسی بالکل جو ہے وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے, ہر جگہ کرپشن ہے, اور جو سیاستدان ہیں صرف وہ اپنا سوچتے ہیں اور انہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں. حکومتی پالیسیاں جو ہے نا وہ عوام کی رائے میں ہیں, یہ بالکل جو ہے نا اپوزٹ جا رہی ہیں. حکومت دیکھا جائے تو ان دنوں سیاستدان ہی چلا رہے ہیں, اگر IMF چلا رہا ہوتا تو ہمارا یہ حالات نہ ہوتا. تو یہ تھی عوام کی آواز, عوام کی رائے. اور شفقت صاحب اور ندیم صاحب, جیسے کہ عوام کی جو باتیں ہیں اس سے یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ ان کے گلا ہے کہ حکومت جو ہے یہ پالیسیز عوام کے اوپر ان پالیسیز کی شکل میں برڈن بڑھا رہی ہے. ولادیمیر لینن کا اگر ذکر کیا جائے, اگر آپ متفق ہوں گے اس بات سے بھی کہ کیپٹل ٹیرنزم اور لیننزم جو ہے وہ ایک تھیوری ہے جس کے مطابق دے آر نو لمٹس, کسی بھی حد پہ جا کے کسی بھی معاملے میں جا کے حکومت جو ہے وہ امپوز کر سکتی ہے پالیسیز کی صورت میں. کیا ویسی صورت ہمارے ملک میں بھی ہے؟ جی ہاں, مجھ سے پوچھ شوکت صاحب. اچھا, یہ جو آپ نے دیکھا عوام کی رائے نظر آپ نے دیکھی ہے, تو یہ تقریباً ریفرینڈم ہے کہ آن دی پالیسیز آف دی گورنمنٹ. سب نے کہا کہ یہ پالیسیز جو ہیں یہ اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف دی پبلک, اینڈ آئی totally agree with that. یہ جو perception ہے it reflects the reality on grounds. اب آتے ہیں ہم human development پر. human development سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا مراد روزگار ہے, یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے عام انسان کو معاشرے کا باعزت فرد بنانا ہے, وہ معاشرے میں فلاح کا کام کر سکے, اس کی عزت نفس بحال ہو, اس کو روزگار مہیا ہو, اس کو وہ جو بھی اپنے اس کے رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہو. جو پالیسی ہوتی ہے یہ اس کی سکلز کو بڑھاتی ہیں, اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتی ہیں, اور اس کے ساتھ اس کو ریوارڈ بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. کیا ایسا یہاں ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں جو انڈیکسز ہیں جو ترقی کے, جو جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان دنیا میں کہاں کھڑا ہے, اگر آپ HDI پر جائیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر جائیں, انیکویلٹی انڈیکس پر چلے جائیں, اور اگر آپ کرپشن کے چلا جائیں تو HDI پر پاکستان لو ڈیولپڈ کنٹری ہے. اور اس کے علاوہ کرپشن میں جائیں تو کرپشن میں موسٹ کرپٹ کنٹری کے میں ہی شمار ہوتا ہے. اب یہ جو ہماری ناہمواریاں ہمیں نظر آتی ہیں, جو ہمیں عام آدمی کے لیے فلاح بہبود کے لیے نہیں نظر آتا, جو ہمارا پبلک سیکٹر سوشل پروگرامز ہے اس میں بھی نظر آتا ہے کہ 1600 بلین میں جو اس سال مختص کیے گئے, اس میں سے صرف 8% سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. تو جہاں پر صرف 8% ڈیولپمنٹ کے لیے ہو, باقی صرف بڑے بڑی میگا ٹرینز اور میٹرو بس اور اورینج منصوبے بنانے ہوں, تو یہ ان چیزوں کو ہم کیسے ریکنسائل کر سکتے ہیں؟ ہم پوچھیں گے یہ بات ندیم صاحب سے. شفقت صاحب دیکھیے, جو یہ لوگوں نے بیچاروں نے کہا, ان کی دل کی آواز نکل رہی ہے کہ جی ہمیں کچھ ہوپ نہیں نظر آ رہا. اس کو میں اس طرح پڑھتا ہوں, وہ پالیسی بیچارے کیا سمجھے, ان کو یہ ہوپ نہیں نظر آ رہا, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایک انسان کیا چاہتا ہے زندگی میں. ایک انسان یہ چاہتا ہے ترقی, وہ چاہتا ہے اس کا بچہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن جائے, کچھ بن جائے, وہ چاہتا ہے اس کی کوئی ترقی ہو جائے, کوئی تھوڑا سا گھر اچھا ہو جائے.
یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں اور فریم ورکس بھی دیکھیں, آپ کمپیٹیٹیونیس انڈیکس دیکھ لیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس دیکھ لیں, گورننس انڈیکسز دیکھ لیں, کرپشن, ہم ہر میں فہرست میں سب سے نیچے آتے ہیں. اب اس پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں ایک کوئی پالیسی کی بات نہیں ہے, اس میں پالیسی, اس میں ایک نظام کی بات ہے. ہمیں ایک نظام بنانا ہے اور ہم اس نظام کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم بات سوچتے ہیں کہ پالیسی سے ہو جائے گا یا ایڈ سے ہو جائے گا, یا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں اپنا نظریہ, ہمیں سوچ کا طریقہ بدلنا پڑے گا اور جلد بدلنا پڑے گا, کیونکہ ہماری سوچ بہت پرانی ہے. آپ نے جو بات کی پی ایس ٹی پی کی, پی ایس ٹی پی میں تو 3 سال چلاتا تھا, بٹ پی ایس ٹی پی میں جو ہمارے پرابلمز ہیں اس کے اوپر میں نے 2-3 رپورٹیں بھی شائع کی ہیں, پڑھی ہیں پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ. پی ایس ٹی پی کا نظام 1960 کا نظام ہے اگین. اس کے اندر 1977-78 میں ایک اور چیز ڈال دی گئی تھی, اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا کہ ہر ایم این اے کو اس کا حصہ مل گیا. ہر ایم این اے کو کوشش یہ ہو گئی ایک ہوپ کہ وہ کچھ انفلوئنس کر سکتا ہے. ذرا میں پیچھے چلا جو ایوب کے زمانے میں جب پلاننگ کمیشن بنی تھی, جب بنا تھا یہ اپنا پی ایس ٹی پی کا نظام, اس میں یہ چیز تھی بڑی کلیئرلی جو ایوب خان نے اور جو ورلڈ بینک وغیرہ نے سب نے مل کے بنایا تھا. اور اس دنیا میں انڈیا پاکستان بڑا عجوبہ ایک ایکسپیریمنٹ ٹرائی کیا گیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جی ترقی کے لیے جو بھی پروجیکٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ اکٹھے مل کے ڈیسائیڈ کیے جائیں گے 5 سال کے فریم ورک میں, اور 5 سال کے فریم ورک میں وہ پھر امپلیمنٹ کیے جائیں گے ایک ٹیکنیکل انالیسس کے ذریعے. اس کا پورا نظام تھا کہ ہم اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے, ہم اس کے پی سیز بنائیں گے, پی سی 1, پی سی 2, پی سی 3, پی سی 4, پی سی 5 بنائیں گے, اس کے تحت ہم امپلیمنٹ کریں گے. اس میں ہم نے تربیلا بنایا, منگلا بنایا, جس کی وجہ سے آج بھی ہم زندہ ہیں. اس پہ ہم نے ماشاءاللہ بڑی اور چیزیں بنائی جس کے آج بھی ہمیں فائدے ہو رہے ہیں. پر اب ہم نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا. روز میری لڑائی ہوتی تھی, ہمیں ہر میں نے آ رہا ہے میری یہ بنا دیں, میرا وہ بنا دیں. بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا آپ سجیسٹ کر دیں, ہم ٹیکنیکل انالیسس کے تحت کریں گے. نہیں جی ٹیکنیکل انالیسس جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے بنا دیں. اگر آپ نے اس طرح بنانا ہے تو پی ایس ٹی پی کا اتنا فائدہ نہیں ہے. ایک نظام ہوتا ہے جس کے تحت فائدہ آتا ہے. آپ کو میں پھر اگزامپل دوں, کرکٹ ٹیم اگر ہے, آپ کرکٹ ٹیم میں تو آپ لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ شاید افریدی کون ہے, آپ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ فلانا بیٹسمین کیسا بول کیا یہ وہ. آپ کو اپنے نظام میں انٹرسٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے نظام میں ڈیسیجنز کیسے لی جاتی ہیں. سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ ایم این ایز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ ہمارا منصوبہ اپروو کر دیں ورنہ ہم پرائم منسٹر کو کہیں گے. کیا ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا اور پرائم منسٹر نے پھر آپ کو کہا کہ ہاں ان کی بات مان لی جائے؟ ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ. اچھا, تو پھر اگر آپ نہیں مانتے تو آپ نے سروائیو کیسے کیا؟ نہیں وہ دیکھیں نا جی, چاہے مانے نہ مانے, یہ نہیں ہوتا آرام سے کہ میں مانوں نہ مانوں. ٹھیک ہے, میرا کوئی کسی حکومت, اچھی حکومت میں کسی ایک بندے کا اختیار اتنا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر کا اختیار بہت زیادہ ہے. اوباما کا اتنا اختیار نہیں جتنا پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اوباما اتنا کچھ نہیں کر سکتا جو ہمارا پرائم منسٹر کر سکتا ہے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ جا کے انویسٹیگیٹ کر لیں. ہمارا پرائم منسٹر تو ایک بادشاہ کی طرح ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے بائی پاس کر کے اگر سائن کر دے ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے نا جی, یہ امریکن حکومت میں نہیں ہو سکتا, ہماری حکومت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پی ایس ٹی پی میں بڑی خامی ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور خامی بتا دوں, ہم سڑکوں پہ ریل سے تقریباً 5 گنا زیادہ خرچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سڑکیں اتنی بنا رہے ہیں, ٹرین کو ہم نے ختم کر دیا. حالانکہ ہمارا ٹرین سسٹم دنیا میں سب سے اچھا ٹرین سسٹم تھا جو بی بی سی کے گریٹ ریلویز پہ آتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, ہم نے فار ایگزامپل ایز آئی سیڈ یونیورسٹی کی بلڈنگوں پہ بڑا پیسہ رکھا ہے, پروفیسروں پہ کوئی نہیں رکھا. ٹھیک ہے, ہم نے فار ایگزامپل اسکول بنائے ہیں, اسکولوں کے اندر استادوں کے لیے کچھ نہیں رکھا. ایک اور چیز بتا دوں آپ کو, فار ایگزامپل آپ دیکھیں, پرسوں میں گاڑی چلا رہا تھا, آپ روز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, آپ کے ڈاکٹرز روز اسٹرائک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ڈاکٹرز روز اسٹرائک کر رہے ہیں. خدا رہا کیوں ڈاکٹر اسٹرائک کر رہے ہیں؟ آج سے نہیں, 7 سال سے ڈاکٹر اسٹرائک کر رہے ہیں اور کوئی اس پہ غور ہی نہیں کرتا. بھائی ڈاکٹر کیوں نہ خوش ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں ہمارا صحت کا معاملہ خراب ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے اس میں ہم سب قصوروار ہیں. خاص طور پہ ہماری سوچ کا قصور ہے. ہماری سوچ ماضی کی سوچ ہے, ہم ماضی کے سوال پوچھ رہے ہیں. دنیا 21ویں صدی میں آ گئی ہے, ہم 20ویں صدی میں بیٹھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہماری جو ٹوٹل بیوروکریسی ہے, یہ ہم نے جو برٹش سے نظام لیا, انہیریٹ کیا, اسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بیوروکریسی جو اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان چیزوں پر, یعنی وہ ریسرچ اورینٹڈ تو ہوتی نہیں ہے, ساری زندگی میں ایک شاید پیپر سٹاف کالج میں لکھنا ہوتا ہے, تو جو ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہوتی تو وہ کیا ان چیزوں کو
پہلے تو بات ہے کہ صلاحیت ہے کہ وہ سمجھ سکے, دوسری بات ہے اگر صلاحیت ہے تو کیا بیسک بات یہ ایلوکیشن نہیں ہے بجٹ میں, بیسک بات ہے کہ اس کی سپینڈنگ میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے, کیا وہ دونوں چیزوں کو ایک سائٹ پر اس کو فارمولیٹ کریں پالیسی کو اور دوسری سائٹ پر اس کو امپلیمنٹ کریں, یہ ان میں کیا صلاحیت ہے؟ دیکھیے جی, اتنی صلاحیت کی بات نہیں ہے. میں ذرا پیچھے چلے جائیں, اگر آپ دیکھیں تو یہی بیوروکریسی ہے, کلونیل بیوروکریسی, جس نے ماشاءاللہ آپ کا ریلوے بنایا, آپ کا ایجوکیشن سسٹم بنایا, آپ کا پوسٹیج سسٹم بنایا, آپ کا بڑا کچھ لیگل سسٹم بھی بنایا, یہی بیوروکریسی. ڈفرینس یہ ہے کہ اس زمانے میں گورے تھے اور ڈفرینس یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نظام کو فالو کرتے تھے وہ, ٹھیک ہے جی. اب یہ ڈفرینس آ گیا ہے ہمارے لوگ کہ ہم نے اس بیوروکریسی کو پہلے ایوب کے زمانے یحییٰ کے زمانے میں مارا, پھر بھٹو کے زمانے میں مارا. ہم نے اس بیوروکریسی کو بھٹو نے پولیٹیسائز کیا. یہ بیوروکریسی اب ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. دنیا کلونیل بیوروکریسی جو ان سی تھی اس کے 2-3 مختصر سے کام تھے. اب دنیا بدل گئی, اب ہمارے بہت سارے کام ہیں. فار ایگزامپل کلونیل بیوروکریسی انرجی کا نظام نہیں چلاتی تھی, وہ کلونیل بیوروکریسی گیس کا نظام نہیں چلاتی تھی, وہ کلونیل بیوروکریسی ڈیولپمنٹ نہیں کرتی تھی. اب ہم نے اس کا پھیلاؤ بہت ڈال دیا. پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر کلونیل بیوروکریسی میں پھر بھی پروفیشنلز کا آنے کا چانس تھا. ان کے پاس 60 گریڈز تھے پیز کے. اب ہم نے پروفیشنلز کا نظام بالکل ختم کر دیا. اوپر صرف ڈی ایم جی ہے, نیچے اگر ڈاکٹر آئے گا وہ گریڈ 20 تک جائے گا, اگر کوئی اور آئے گا وہ گریڈ 20 تک جائے گا, اس سے اوپر نہیں جائے گا. امین صاحب جو تھے انہوں نے ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کتاب لکھی جو اٹ از اے مسٹ ریڈ, یعنی جو پاکستان کی سمجھنا چاہتا ہے کہ بیوروکریسی میں پولیٹکس کیسے انٹر ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو ویلکم کیا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس بات کا پتہ لگے گا کہ یہ ہم یعنی جو ٹریک ہے اس سے ہٹ کیسے گئے. سوال کا جواب لیں گے. خواتین و حضرات, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی. خواتین و حضرات, صحت کا ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہر گھر میں ضروری بھی ہے, ہر گھر کی کہانی بھی ہے, اور وہ معاشرہ جو کہ اپنی عوام تک صحت کے بہترین وسائل نہ پہنچا پائے, اس معاشرے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری عوام جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے حکومت کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, اس بارے میں آئیے یہ واکس باکس پہلے دیکھتے ہیں. گورنمنٹ صحت کے معاملے میں خود کمزور ہے, کیونکہ ان کے سارے لیڈر باہر جا کے اپنے کرتے ہیں اپنا معاملات سیدھے. ہم لوگ جو نا یہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں. کوئی گورنمنٹ آفیشل جو ہیں جو ہائی لیول پہ ہیں وہ کبھی ہاسپٹل جائیں تو انہیں اندازہ ہو کہ پاکستان میں عوام جو ہے وہ کتنے برے حالات سے گزر رہی ہے. خود تو یہ باہر علاج کروانے چلے جاتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل میں علاج کی سہولیات اچھی اس لیے نہیں ہے کہ اگر اچھی ہوتی تو ہمارے پی ایم صاحب کو لندن نہ جانا پڑتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سرکاری ہاسپٹلز میں جو ہیں وہ علاج جو ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. اتنی زیادہ وہاں پہ جو ہے نہیں فیسلٹیز جو ہیں پرووائڈ کی جا رہی, جو غریب عوام ہے وہ زیادہ پس رہی ہے. سرکاری اسپتالیں جو ہیں وہ عیدی صاحب جیسے لوگ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقی کوئی یا خدا چلا رہا ہے اور تو کوئی نہیں چلا رہا. سرکار کے بارے میں ہم اپنی طرف سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ نظر جو آ رہا ہے کہ تو یہ تھی عوام کی رائے. شفقت صاحب کیا کہیں گے؟ سن کے خلق خدا تجھے کہتے ہیں کیا, کہتی ہے کیا, یہ بات یعنی بندے کو اگر یہ گورنمنٹ ہے جو بھی ہے, یعنی میں ذمہ دار سٹیزن ہوں, مجھے سن کر افسوس بھی ہوا, شرم بھی ہوا کہ میں کیا ایسے معاشرے سے میرا تعلق ہے, کیا میرا ایسے ملک سے تعلق ہے جہاں پر عام آدمی وہ کہتا ہے کہ بس خدائی چلا رہا ہے یا ایدی صاحب چلا رہے ہیں. اور اگر ضرور باقی انہوں نے یہ بات بھی بالکل صحیح درست کی کہ جب بڑے لوگ جو ہیں, ایون جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے بھی علاج کرانا ہو تو وہ بھی علاج لندن جا کر کراتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کا جو سٹرکچر ہے وہ بیسیکلی فالٹی ہے. ایک تو ہیلتھ کے سٹرکچر کو آپ نے بیوروکریسی کے انڈر کیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ان کی جو فنڈنگز ہے وہ ایک تو فنڈنگ بڑی لیمیٹڈ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سیل ٹیکس ہے وہ ڈویزیبل پول سے سارے کا سارا اپنی آبادی کے لحاظ سے اور باقی مختلف فیکٹر کے مطابق وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے صوبوں کو. اب یہ پروونسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پرابلم کیا آئی کہ پہلے سینٹر اپنے پاس رکھتا تھا, اب صوبے
खुद यानी प्रोविंसेस में रहता है, इट नीड्स टू बी डिवॉल्व एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील एंड BCU यानी जो बेसिक यूनिट लेवल है जो हेल्थ का, वहाँ तक इसको मुंतकिल हो जाना चाहिए था। आप अगर अब किसी अस्पताल में चले जाएं तो आपको नजर आएगा वहाँ मशीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको खूबसूरत सा पर्दा लगाकर उस पर्दे में छुपाया हुआ है ताकि कहीं उसको देख कोई ना ले। ये बात भी लम्हा फिक्री है गवर्नमेंट के लिए कि आपने एक स्पेशल एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया हुआ है, एक सेक्रेटरी बनाया हुआ है, फिर उसका एक स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ है। इतने लोग सारे इकट्ठे होकर भी आम आदमियों को गवर्नमेंट के अस्पताल में इलाज मुहैया क्यों नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करने की ज़रूरत है, हमें खुद सोचना चाहिए। और बात यह है कि जब अब ये पनामा पेपर आया तो पनामा पेपर में आपने जहाँ भी आया तो लोग सड़कों पर निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इसमें मलेशिया जैसे कंट्री जहाँ के प्राइम मिनिस्टर का जो भाई है उसको बैंक से उन्होंने कहा जी जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता यू कांट बी इन द बैंक। उसने बड़ी खुशी से कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि मेरे पैसे प्राइम मिनिस्टर को भी गए हैं तो जब तक मैं क्लियर नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। और लोग सड़कों पर आ गए, यहाँ पर लोग बेहिस हो चुके हैं। ये बेहिसी जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे, जब तक वो हुकूमत उनकी से नज़र नहीं आएगी, जब उनकी आवाज़ नज़र नहीं आएगी हुकूमत की पॉलिसियों में, तो ये हेल्थ नहीं हर सेक्टर का यही है। आज हमने हेल्थ का किया है तो अगली दफ़ा हम तालीम का करके देखेंगे। नदीम साहब से पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये हमारे सरकारी अस्पताल में जो सूरत हाल है वो इस तरह है जिस तरह के आवाम ने बताई है। देखिए जी शफकत साहब, बात तो वहीं आ जाती है। आवाम अपना फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर रही है और बिल्कुल ठीक कह रही है कि जी अगर एक ऐसा सिस्टम है जो आप ख़ुद यूज़ नहीं करना चाहते पर आप मैनेज कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। जैसे कि मैकडॉनल्ड का मैनेजर अगर हो वो कहे मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा भाई तुम खा लो, ये तो अजीब बात है। यहाँ अगर आपने भाई ये मैनेज करना है सिस्टम तो फिर आप इसको इस्तेमाल भी करें। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। नंबर 2 जो बात है बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने, जैसे पहले मैंने कहा कि हमने हर सिस्टम का इस मुल्क में बिल्कुल ख़राबी कर दी है। देखिए चाहे आप क्रिकेट का निज़ाम ले लें, चाहे हेल्थ का निज़ाम ले लें, चाहे एजुकेशन का निज़ाम ले लें, एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे वो चलता है। अब दुनिया जहान में अस्पताल चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या होता है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हस्पताल एक पॉलिटिकल चीज़ नहीं होती, हस्पताल एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ नहीं होती, हस्पताल अपने आप ही चलता होता है, अपनी ऑटोनमस तरीके से चलता है। हमने क्या किया, हमने हर अस्पताल को एजुकेशन सेक्रेटरी के नीचे कर दिया। एजुकेशन सेक्रेटरी, जैसे आपने कहा, एजुकेशन सेक्रेटरी एक ग्रेड 20 का अफसर होता है, जूनियर अफसर, मिड लेवल अफसर, ना उसकी मेडिकल बैकग्राउंड कभी हो जाती है, अक्सर नहीं होती। अब खुदारा उसका क्या काम है ये करने का, हॉस्पिटल चलाने का। अब दुनिया में ये निज़ाम बड़ा क्लियर है कि जी आप मिनिस्ट्रियों का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बनाना है। आपने जैसे कहा सिविल सर्विस की बात की, हमारी सिविल सर्विस 1958 तक बहुत रिसर्च करती थी और बहुत अच्छी पॉलिसी बनाती थी। 1958 में एक बंदा यहाँ आया था USAID से, 2 साल उसने लगाए थे। उसने किताब लिखी कॉल्ड रिसर्च इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, और उसने 2 वॉल्यूम्स छापी इतनी मोटी मोटी, जिसके अंदर उसने बताया कि रिसर्च कितनी करें। अब हमने ब्यूरोक्रेसी को रिसर्च से निकाल दिया, पॉलिसी से निकाल दिया, हमने उसको लगा दिया अस्पताल चलाने पे। खुदारा उसको वापस ले जाएं पॉलिसी में। अस्पताल पहले भी चलते थे एक निज़ाम में जिसके अंदर वो अपने आप ही चल सकते थे, सिस्टम बनते हैं। यस, मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम दुनिया में है। आप अस्पतालों का मैनेजमेंट सिस्टम चलने दें, अस्पतालों को ऑटोनमस होने दें, बोर्ड्स में आने दें, बोर्ड्स ऑफ ट्रस्टीज़ उनके बने, डिसेंट्रलाइज निज़ाम हो। यस, कोई नहीं कहता उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं होनी चाहिए, ज़रूर मॉनिटर होनी चाहिए। आपने तीसरी बात कही कि हमारा बजट कम है, मैं नहीं मानता। हमारे पास पैसे काफ़ी हैं, हम पैसे ज़्यादा करते हैं और क्या कहते हैं इस्तेमाल कम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। अभी हम यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में सर्विसेज हॉस्पिटल आएगा। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का बहुत बड़ा अस्पताल है। आप उसकी बिल्डिंग अगर जाके देखें, ज़मीन उसके पास बहुत है, मेरा ख्याल 50-60 एकड़ ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है। ज़मीन को ज़ाया किया हुआ है, जगह जगह पता नहीं क्या बनाया हुआ है, कुछ डॉक्टरों के घर बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंगें बनी हैं, कुछ ये वो। इनको बड़ी दफ़ा कहा है कि भाईजान आप इस तरह करें, एक टुकड़ा लें। दुनिया में जैसे जॉन्स हॉपकिंस का निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है, क्लीवलैंड क्लिनिक का निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। आप क्या करें कि आप एक बिल्डिंग बनाएं 20-30 स्टोरी की 4-5 एकड़ में, जिसके अंदर आप सब अस्पताल की फंक्शन डाल दें। बाकी जो
45 या कोई 50 एकड़ जो आपका ज़मीन है, उसके ऊपर आप माशाल्लाह कमर्शियल डेवलपमेंट करें, आप उसके ऊपर होटल बनाएं, शॉपिंग मॉल बनाएं, उस जिसका खर्च जो प्रॉफिट है वो हॉस्पिटल के अंदर लगे। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चल रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चल रही है, हर किस्म का हॉस्पिटल चल रहा है। हमने जो सरकारी ज़मीन हमें मिली हुई है इन हस्पतालों को, यूनिवर्सिटीज़ को, हमने माशाल्लाह उसके ऊपर खाली रख के बैठे हुए। अच्छा सर, ये आपने बड़ी अच्छी लॉन्ग टर्म की तजावीज़ दी। मैंने जो बात की कि ये जो डिवॉल्व करना है हमने, यानी एलोकेशन है उनको पैसों की, फंड्स उनको देने हैं हमने, यानी सूबे अपने पास ना रखें, हर हॉस्पिटल का अपना एक बजट हो, वो बजट उनको दे दिया जाए। ये नहीं है कि जैसे AGPR का तल्लक है कि पहले 6 महीने में आपने 40% या 35% इस्तेमाल करना है और अगले 6 महीने में 75-65 करना है। उसकी भी एक वजह है कि वो उस माने में वो फिर जून में धड़ाधड़ बिल पास होते हैं। अब जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसके पास हार्डली कोई किसी किस्म का बजट होता है, यानी वो दवाई की पर्ची डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको पर्ची लिख देता है, बाहर उनकी अपनी दुकान होती है, वहाँ दुकान से वो दवाई लेकर आ जाते हैं। तो ये मेडिसिन गवर्नमेंट एटलीस्ट ये तो इंश्योर कर सकती है ना। अब आप ये सोचें कि मैं अभी आने से पहले कि सोच रहा था कि एक आदमी जो 30,000 रुपया जो जिसकी इनकम है उसके ऊपर जो वो साल में टैक्स अदा करता है, तकरीबन हर चीज़ पर जो आप खरीदते हैं उस पर आपको पता है कि सेल टैक्स और विद होल्डिंग इनकम टैक्स शामिल है, वो 65,000 उसका साल का बनता है। तो मैं गोशवारे देख रहा था तो आपको नज़र आएगा कि 70% ऑफ आर पार्लियामेंटेरियंस 60,000 से कम टैक्स देते हैं, यानी गरीब आदमी जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है। शौकत साहब, ये अपनी जगह बात सब बजा है, बट मेरा ये कहने का मतलब है, देखें जी, पैसे आप एक गंदे निज़ाम पे जितनी मर्जी फेंकेंगे, उस गंदे निज़ाम ने कुछ नहीं प्रोड्यूस करना। अगर आप चाहते हैं आप एक कीचड़ में गोश्त फेंक दें तो उसने खाना नहीं बन जाना। हमारा अगर निज़ाम नहीं ठीक होता तो उसको और जितने मर्जी आप पैसे दे देंगे, उसने काम वही करना है। अगर आपने जो निज़ाम बनाए हुए हैं कि जनाब डॉक्टर ने पर्ची दी वहाँ से लेके, ये निज़ाम ही गलत निज़ाम है, ये निज़ाम ठीक नहीं है। आपने जो निज़ाम बनाया हुआ है कि जनाब डॉक्टर की प्रमोशन आपने नहीं करनी, डॉक्टर रोते रहें बाहर सड़कों पे, ये निज़ाम नहीं चलेगा। निज़ाम आपने चलाना है। आपने बिल्कुल ठीक बात की, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, हर किसी को अपने पैसे मिलने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अपना काम चलाना चाहती है कि साल के एंड में पैसे रोके किसी तरीके से ताकि उनके बजट के फिगर्स पूरे हो। ये निज़ाम पुराना निज़ाम है, ये नहीं चल सकता, इसको नया बनाना पड़ेगा। ठीक, राइट। खबरों के साथ एक वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। खवातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडस्ट्रीज की। शौकत साहब, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज की जब भी बात होती है तो आप SMEs का खास तौर पर काफ़ी जिक्र भी करते हैं। तो अब सर, अगर पाकिस्तान इंडस्ट्रीज की बात की जाए एज अ एंटरप्रेन्योर, क्या चैलेंजेस हैं किसी भी पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनको चैलेंजेस हैं, और अब तक आने वाले वक्तों में लगता है कोई बईद है, कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? अच्छा, ये मैं बताऊं कि एक तो जहाँ तक SMEs हैं ये शायद पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज तो ये ऑर्फनेज में हमने इनको भेज दिया हुआ है। इनके बारे में किसी किस्म की हमारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, और सप्लाई चेन के बगैर तो आप डेवलप नहीं कर सकते अपनी इंडस्ट्री को। दूसरी बात जो हमें नज़र आनी चाहिए वो ये है कि हमारी चंद इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको जो मुराद हासिल होती हैं, और हमने एक रेंट सीकिंग की आदत डाल दी हुई है कि चंद इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टेक्सटाइल है, जैसे फर्टिलाइज़र्स है, जैसे सीमेंट्स है, ये इनको आपने सब्सिडी दे देते हैं और वो सब्सिडी लेकर खुश हो जाते हैं। अब इस वक्त हमारी एक सिंगल प्रोडक्ट भी नहीं है जो कि दुनिया में कम्पिटेटिव हो। अब ये कहते हैं जी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ ज़्यादा है, कम्पिटेटिव हम नहीं रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है, उसमें वैल्यू एडिशन क्यों नहीं है। ये जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, जब तक आप तो फ्री ट्रेड है, यानी जहाँ से आपको वो चीज़ सस्ती मिलेगी वहीं से आप खरीदेंगे। हमारी जो इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें, अगर ऑटोमोबाइल्स को आप प्रोटेक्शन उसका हटा दें, टैरिफ प्रोटेक्शंस को, तो आज कोई कार पाकिस्तान की नहीं खरीदेगा, क्योंकि सारे टैक्सेस लगाकर भी जापान की कार यहाँ आकर पाकिस्तान में सस्ती होगी, जो कि पाकिस्तान की बनाई हुई कार से बाहर 1000 दर्जे बेहतर है। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और
मज़ा खेस बात यह है कि फर्टिलाइज़र को हमने सब्सिडी की हुई है और फर्टिलाइज़र की प्राइसेस दुनिया की प्राइसेस से ज़्यादा है। तीसरी बात जो मुझे यानी अजीब सी लगती है कि सीमेंट की प्राइसेस हमने 505 रुपये रखा हुआ है, तो सीमेंट की प्राइसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये सीमेंट फिर उस कंट्री में जहाँ सीमेंट सस्ता मिलता है वहाँ ये एक्सपोर्ट कैसे कर देते हैं, क्या वहाँ पर अंडरकट करता है, मुझे इस बात का नहीं पता। तो ये रेंट सीकिंग जो है इट शुड बी रिस्पॉन्सिव कि अगर आप किसी को मुराद देते हैं कि आप उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं तो 3-4 बातों का ख्याल रखें कि उसको कहें जी आपने जो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, इसके अलावा आपने टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन्स करनी है। ये 3-4 बातों होने के साथ साथ इसका जो सब्सिडी है या जो आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो डैमनिशिंग इफेक्ट होना चाहिए, यानी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। इसके बारे में मज़ीद माराना जो राय लेते हैं वो हम नदीम साहब से लेते हैं। शफकत साहब, आपकी बातें सब बजाएं और बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं उनसे, पर मेरा तो सवाल ज़रा थोड़ा सा पीछे हट के है कि हम क्यों इंडस्ट्री पे इतना गौर करते हैं। हमारी सारी डिबेट जो सी होती है इंडस्ट्री पे होती है, दुनिया का निज़ाम कहीं और जा रहा है। इंडस्ट्री तो 1960s में बहुत ज़रूरी थी, अब तो दुनिया किसी और तरफ जा रही है। अगर आप दुनिया के 10 सबसे बड़ी कंपनीज देखें वो कौन सी होंगी, वो है गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, और ये उनमें से कोई इंडस्ट्रियल कंपनी नहीं है। आजकल तो दुनिया कहीं और जा रही है। हमारे मुल्क में भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री की जो इस वक्त कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो 20% ऑफ जीडीपी है। सर्विसेज सेक्टर हमारे मुल्क में माशाल्लाह 55% ऑफ जीडीपी दे रहा है, ठीक है, शायद ज़्यादा ही दे रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर कोई रफली 20% अगेन है, तो सर्विसेज सेक्टर बहुत बड़ा है। हम सर्विसेज सेक्टर को देखते ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आपका जितना एसएमई है वो सारा सर्विसेज सेक्टर में है। वो सर्विसेज सेक्टर में क्या हो रहा है उसको देखें। मैंने कोई 10 साल पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टडी की थी पीएचडी में जब मैं था। एंटरप्रेन्योरशिप हमें देखनी चाहिए, हमें इंडस्ट्री नहीं देखनी चाहिए। अब इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? देखें जी, बिल गेट्स एंटरप्रेन्योर है, ठीक है जी। इसी तरह आप चले जाएं और भी जो बड़े बड़े लोग हैं एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं। हम लोग इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडस्ट्रीज़ में रेंट सीकिंग है, पर वो कैसे है? क्योंकि हमारी 60s में पॉलिसी थी, हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते थे गवर्नमेंट पॉलिसी के ज़रिए। हमने उनको सब्सिडी दी, हमने उनको मुफ्त प्लॉट दिए, माशाल्लाह बड़े बड़े प्लॉट इनको मुफ्त दिए। आज जिसके ऊपर ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रहे हैं वो प्लॉट इनको मुफ्त दिए गए। इनको बिजली काफ़ी सब्सिडी दी गई, इनको बैंकों के लोन सब्सिडाइज दिए गए, माफ़ भी किए गए। पर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको आपने गवर्नमेंट के जरिए बनाने की कोशिश की, ये बने नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट। दुनिया ने अब एक और चीज़ सीखी है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं ढूंढते, हम ढूंढते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो बंदा एक नया काम करे, जो बंदा अपने बगैर किसी से पैसे लिए। एंटरप्रेन्योर ना गवर्नमेंट से पैसे लेता है ना बैंकों से पैसे लेता है, वो वेंचर कैपिटल से पैसे लेता है, शेयर्स बेचता है, अपने आप कुछ करता है, कोई नई दरियाफ्त करता है, कुछ बना देता है। जो मुल्क तरक्की करते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के ज़रिए तरक्की करते हैं, वो इंडस्ट्री के ज़रिए तरक्की नहीं करते। हमारे मुल्क में जो हमने फ्रेमवर्क इकोनॉमिक ग्रोथ में कहा था, जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी मैंने दिखाया था, बड़ी सिंपल चीज़ है। हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप की जगह ही नहीं मौजूद। जगह, फिजिकल स्पेस, पॉलिसी स्पेस, दोनों चीज़ें मौजूद नहीं। हमारे मुल्क में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर क्या करता है? कोई नई चीज़ लाता है। जैसे कि ये मेरा आईफोन है, ये एंटरप्रेन्योर ने निकाला है। ये आईफोन एक एंटरप्रेन्योर ने बनाया है। ये बनता कहाँ है शफकत साहब? ये चीन में बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका में है। वो क्या है? वो नॉलेज बेस्ड कंपनी, वो बनाती कुछ नहीं है, वो नॉलेज बेस्ड कंपनी है। तो हमें भी उस तरफ जाना है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, बात वहीं से आती है जहाँ से शुरू करनी की थी। हमें नॉलेज को एक रिस्पेक्ट देनी है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्पेक्ट देनी है। जब तक हम ये नहीं कर सकते तो इंडस्ट्री चेजिंग तो हम करते रहें और करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं जो आपकी बात समझता हूँ कि एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो नॉलेज होगी तो फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, नॉलेज होगी, फिर स्किल्स होंगी, उनको आप डेवलप करके, जैसे आप अगर फेसबुक पर जाएं तो उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो उन्होंने एक सर्विस आपको दी हुई है, बाकी आप जो मर्जी करते रहें। और इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एक आपने बड़ी अच्छी बात की फेसबुक की, आपने बहुत अच्छी बात की। अब फेसबुक को देखें, फेसबुक का ओनर कौन है? उसका नाम है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है जी। उसकी उम्र क्या है? 38-39 भी नहीं सर, वो 30 से नीचे, ठीक है ना जी। तो ये होती है दुनिया में। अब वो दुनिया का 5वां रिचेस्ट आदमी है। क्या किया उसने? एक अपने
डोम रूम में हॉस्टल के कमरे में बैठ के उसने फेसबुक बना दी, बट उस मुल्क की कुव्वत देखें जिसने उसको जगह दी ये काम करने के लिए। हमारे मुल्क में ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, हमारे मुल्क में और कोई बड़े मसले हैं। अच्छा, अब हम इसके साथ जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाते हैं। अब हमने देखा है कि बैरूनी कर्ज़ों पर हमारा बेताशा इन्हिसार है। इस वक्त 16 ट्रिलियन हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, उसका 28% जो है वो बैरूनी कर्ज़े हैं। और आप उसको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस साल जो हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है उसका 38% डेट को ख़त्म करने में लग गया है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि सर्कुलर डेट जो पहले हमने आते ही कुछ 2013-14 में 500 और 600 बिलियन के करीब किया था, वो 400 बिलियन अब हो चुका है। फिर इसके साथ हमारे पास स्टॉक्स पड़े हैं, गंदम के पड़े हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ने ख़रीदे हुए हैं। अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि उनकी प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और बैनुल अक़वामी मंडी में वो उनकी कम है। तो ये मुझे ये सारा जो चीज़ों को इकट्ठा आप करें तो मुझे लगता है कि इन दी कमिंग ईयर हम कहीं डेट ट्रैप में ना फंस जाए। नहीं शफकत साहब, अभी तो डेट ट्रैप का कोई इतना चांस नहीं है। यस, हमारा डेट हाई है, मानते हैं, बट हमारा डेट तो हमेशा से हाई रहा है, कोई नई बात नहीं रही। हमने 3 दफ़ा रीस्केड्यूलिंग करवा चुके। रीस्केड्यूलिंग का मतलब हम आलमी दुनिया से माफ़ करवा चुके हैं अपना डेट। लास्ट टाइम 2002 में करवाया था। तो ये तो हमें एक किस्म की वो जो हेरोइन एडिक्ट को एक ड्रग लगी हुई है, हमें हम हर बार जाके मांगते रहते हैं पैसे की। तो भीख जब मांगेंगे तो आपका डेट तो बढ़ेगा ही, बाय डेफिनेशन बढ़ेगा। जब आप प्रोजेक्ट जिस तरीके से आप करते हैं कि बग़ैर ड्यू डिलिजेंस के, बग़ैर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के आपने ठा करके प्रोजेक्ट लगा दिया, जैसे कि M2 दुनिया को बड़ा पसंद है, बट M2 जो है वो इकोनॉमिकली तो इट्स नॉट अ ग्रेट प्रोजेक्ट देखा ना जाए तो। मसला ये है कि डेट का हमारा इतना मसला नहीं है। यस, हमने गलत पैसे खर्चे हैं, ज़रूर खर्चे हैं, पर अगर हमें अभी भी हमारा डेट बहुत मैनेजेबल है। अगर हम 8% GDP पे ग्रो करें और भीख मांगना बंद कर दें तो हमारा डेट बहुत मैनेजेबल है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात ये मानता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि हम जितना भी कर्जा लेते हैं इसको हम हमारी जो पॉलिसी है वो मुझे नज़र आती है विजिबल इकोनॉमिक्स पर चली गई है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाए जो लोगों को नज़र आए कि ये अच्छा, ये बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ी जा रही है, ये बड़ी अच्छी खूबसूरत सड़क है। इसको क्या विजिबल इकोनॉमिक्स से हटकर हमें जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी तरफ जाना चाहिए। देखिए जी, इंक्लूसिव ग्रोथ ये जो टर्म है, डोनर टर्म है, ये बड़ी अच्छी टर्म है, बट इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ वही होती है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जो हमने फ्रेमवर्क में डिस्क्राइब की थी, कि अगर आप निज़ाम ऐसा बनाएं जिसमें ये जो आपके लोग थे, ये जो आपका क्या था, जो ये सेगमेंट था अवामी राय जो है, ठीक है ना जी, वो जो बेचारे लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आए, होप नज़र आए। जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, जो बंदा यहाँ ये बातें कर रहा होता है वो दुबई जाता है, एकदम होपफुल हो जाता है, एकदम रेमिटेंस भेजना शुरू करता है। हमारे पास दुबई का निज़ाम क्यों नहीं बन सकता? क्या वो बंदा यहाँ क्यों नहीं कुछ कर सकता? वो निज़ाम अगर हम बना दें तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक हो सकता है, इंक्लूसिव भी हो जाएगा। दोस्तों क्या नदीमुल हक साहब हमारे साथ, प्रोग्राम का वक्त जो है यहीं पे इख्तिताम को ही पहुँचता है, लेकिन मैं शफकत साहब से कहूँगा, शफकत साहब एंड में तमाम गुफ्तगू जो है उसको आप समाप्त कैसे करेंगे? जैसा बताया गया है कि बात यह है कि आपको नॉलेज बेस्ड इकॉनमी चाहिए। जब तक आप नॉलेज बेस्ड इकॉनमी नहीं लेकर आएंगे, आप ये एक पैराडाइम शिफ्ट आपको चाहिए, यानी आपकी पॉलिसीज़ में एक पैराडाइम शिफ्ट होगी तो आप तरक्की की राह में चले जाएंगे, यानी उसको बगैर आपका गुजारा नहीं है। ये जो ट्रेडिशनली तरीके से हम गुजारा कर रहे हैं, कोई कहता है जी मर्सिडीज़ कार, जैसे एक मिसाल देता हूँ, उसको फर्स्ट गियर में चलाओ, वो कहता है वो चल तो रही है लेकिन वो कितना चलेगी, 10 मील, 20 मील, 30 मील, तो वहाँ जाकर आखिर पर जितनी भी वो खूबसूरत गाड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं चल सकेगी। तो ये जो हमें नॉलेज बेस, जब तक हम इकॉनमी नहीं करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, तभी हम जा सकते हैं। इसके साथ एक छोटा सा हस्बे रवायत एक वाक़या पेश करता हूँ कि एक मौलवी साहब मस्जिद बना रहे थे, तो वो चंदा मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, ये जो सड़क के आखिर में साहब सेठ साहब रहते हैं, आप उनसे जाकर चंदा क्यों नहीं मांगते? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो उधर गए, उन्होंने दस्तक दी, तो उसने खोला, हाँ भी क्या बात है? तो उसने कहा जी मैं मौलवी हूँ इस मस्जिद का, और वो कहता है अच्छा 5 वक्त लाउड स्पीकर पर तुम मुझे जगाते रहते हो, तंग करते रहते हो, आज मेरे घर में भी पहुँच गए हो। तो उसने कहा जी आप मुझे चंदा दे। उसने कहा आगे करो हाथ। उसने अपना हाथ आगे कर दिया, उसने उसके ऊपर थूक दिया। अच्छा, उसने थूक दिया तो उसने उसको अपनी चेस्ट के ऊपर, छाती पर मर दिया और कहा ये तो जो तुमने दिया ये मुझे दिया, अब दूसरा हाथ मैं फैलाता हूँ, ये जो देना है खुदा के नाम पर दो।
तो वो आदमी कांप उठा, लर्ज उठा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे 5 लाख चाहिए। उसने कहा छोड़ो 5 लाख को, तुम्हें कितना चाहिए मस्जिद के लिए? उसने कहा कि 7.5 लाख रुपया। वो अंदर से गया तो उसने उसको चेक दे दिया। अगर मांगने का तरीका आपको आता हो तो देने वाला तो बड़ा ही मेहरबान है। इसके साथ ही खबरें प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपने मेजबान हसन महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।